दीक्षा सिंह और बायोलॉजी एजुकेटर एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना। ये आपका 7th चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यार इसमें हम लोग ना फ्रॉग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके सीबीएसई के सिलेबस में फ्रॉग दिया हुआ है। तो हम इस चैप्टर में फ्रॉग को काफ़ी अच्छे से उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी एनाटमी, जो सिस्टम्स है ना, चाहे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, चाहे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, चाहे उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। सबसे पहले यार आपको जानना क्या है, पहले तो देखो यार इसको हाई बोल दो, है ना। ये जो आपके सामने क्यूटू सा प्यारा सा क्यूटू सा प्यारा सा फ्रॉग है, इसको हाई बोल दो, क्योंकि हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम मैंने रखा है राना, ठीक है। सब लोग हाई बोलेंगे राना को। ऑलराइट, चलिए तो राणा जी के बारे में उनकी कहानी पढ़नी है, उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है और उनके एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यार सबसे पहले स्टार्ट करने एक्चुअल टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बच्चे सोच रहे होंगे ना बच जाएंगे और क्लासिफिकेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, बेटा याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो हमारे राणा जी है ना, जो हमारे प्यारे से राणा जी है, वो कौन से किंगडम से है? वो एनिमेलिया किंगडम से है। कौन से किंगडम से है? एनिमेलिया। अपना पेन पेंसिल नोटबुक जो भी रखना है साथ में प्लीज रखिए और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। नोट्स बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि लास्ट में आपके नोट्स ही काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ और इस वीडियो में भी बोल रही हूँ, प्लीज नोट्स बनाया करो। ऑलराइट, चलो तो किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया है ना। अब जो हमारे प्यारे से राणा जी है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पर जो फाइलम है वो कौन सा है? कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम है भाइयों और उनकी बहनों? कॉर्डेटा है। नेक्स्ट इज सब फाइलम कौन सा है? तो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। सबने पढ़ा है ये सारा, है ना, सबको आइडिया होगा। एनिमल किंगडम में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, है ना। किंगडम, फिर आपका फाइलम, सब फाइलम, ये सारी चीजें, इन सब का आइडिया आपको होगा ऑलरेडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है डिवीजन। तो कौन सा डिवीजन है? गिनाथोस्टोमाटा, ठीक है। कौन सा डिवीजन है? गिनाथोस्टोमाटा। सुपर क्लास कौन सा है? टेट्रापोडा। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, क्लास कौन सा है? एम्फीबिया, ठीक है। कौन सा क्लास है? एम्फीबिया है। ऑर्डर इसका है एन्यूरा, फैमिली है रैनिडी एंड जीनस है राना और स्पीशीज क्या है? टिगरीना, ठीक है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन हो गया हमारे प्यारे से राणा जी का, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब थोड़ा सा कहानी में हम लोग मारते हैं छलांग, है ना। देखो जंप मारेंगे सीधा, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा चीजें जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले यार अगर मैं बहुत एकदम मोस्ट कॉमन स्पीशीज की बात करूं फ्रॉग की, जो इंडिया में पाई जाती है, वो है आपका राना टिगरीना। इसी वजह से मैंने इसको क्या बोला? राणा जी, है ना। तो प्यार से आप इसको राणा भी बुला सकते हो, ठीक है। तो इंडिया में सबसे कॉमन स्पीशीज जो है फ्रॉग का, वो कौन सा है? आपका राना टिगरीना, ठीक है। कौन सा है भाई और उनकी बहनों? राना टिगरीना, ठीक है। चलिए अब कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है। आइए जल्दी से यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोइकिलोथर्मस का क्या मतलब होता है। कुछ बच्चों को आइडिया होगा पोइकिलोथर्मस का क्या मतलब होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं आपके एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। पोइकिलोथर्मस का मतलब कोल्ड ब्लडेड मतलब ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, है ना। और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, है ना, जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लो, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है ना। तो फ्रॉग क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया बात है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा है कैमोफ्लेज। अब इसका क्या मतलब होता है?
कैमोफ्लेज का मतलब है कि अगर आपको प्रेडेटर से बचना है ना, आपको पता है कि वो जो इंसान है या फिर जो भी आपका एक प्रेडेटर है ना, फॉर एग्जांपल प्रेडेटर आप ले लो, स्नेक ले लो, है ना, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है, ठीक है। तो स्नेक क्या है? उसका प्रेडेटर है, उसको पता है मुझे उससे खतरा है। तो अब मैं कुछ मैकेनिज्म या फिर कुछ ऐसे तरीके ढूंढूंगा कि भाई जिससे मैं बच सकूं, है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं वेट कर रहा हूं कि भाई आजा मुझे खा ले, मैं तेरे खाने के लिए ही बना हूं। कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मैं ढूंढूंगा जिससे मैं अपने आप को उस प्रेडेटर से बचा सकूं। तो उनमें से एक है कैमोफ्लेज। अब कैमोफ्लेज क्या होता है कि जो भी बैकग्राउंड है, आसपास जो भी सराउंडिंग है, उसी का कलर ले लेना, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी का कलर चेंज कर लेना। जैसे कि अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, यहाँ पर ये देखो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से देख रहे हो, तो यहाँ पर इसने बिल्कुल जो इसका बैकग्राउंड था उसका कलर ले लिया है। अब ऐसे हो जाएगा तो फिर कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा, कोई भी प्रेडेटर इसको नहीं पहचान पाएगा, तो ऑफकोर्स ये बच जाएगा, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो डिफेंस में होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनको देखा होगा, जो आर्मी में है बेसिकली, है ना, आर्मी में उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो ग्रीन क्यों होती है ना, और जो बाकी जैसे कि नेवी हो गए उनमें अलग अलग क्यों होता है कलर? इसी वजह से, जैसे आर्मी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आर्मी में ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि जब वो जंग पे जाते हैं ना, तो उस टाइम पर जंगलों में या फिर कहीं पे भी वो अपने आप को बचा सके, दुश्मन उनको देख नहीं पाए, है ना। तो ये जो है, ये एक टेक्निक जो है हमारे फ्रॉग जी फॉलो करते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके प्रेडेटर से। आई बात समझ में? ठीक है, हमें कैमोफ्लेज भी समझ में आ गया है। अच्छा, चेंज इन कलरेशन को हम लोग मिमिक्री बोलते हैं, है ना। मिमिक्री आपने सुना होगा कि सलमान खान की मिमिक्री कर रहा है ना। तो चेंज आपने किया अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड मिमिक्री, राइट। चलो ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। तो हमें दो चीजें अच्छे से समझ में आ गई, एक तो पोइकिलोथर्मस समझ में आ गया, दूसरा हमें कैमोफ्लेज का मतलब समझ में आ गया है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉग, राइट। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बोला कि जो आपका फ्रॉग है वो कैसा है? कोल्ड ब्लडेड है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग उसका जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं है ना। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स होती है या फिर एक्सट्रीम समर्स होती है, तो ये जो फ्रॉग है इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाता है। सर्वाइव इन द सेंस कि उनके एंजाइम्स काम नहीं करते हैं, है ना। तो ये कुछ टाइम के लिए कहीं पर घुस जाते हैं, जैसे कि ग्राउंड में वो बरोज बना लेते हैं, वहाँ पर सोने के लिए चले जा, सोने के लिए मतलब कि जिसको हम लोग समर स्लीप बोलते हैं, बेसिकली एस्टिवेशन को हम लोग समर स्लीप बोलते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस टाइम पर ये ग्राउंड में बरोज बना देते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, वहाँ पर शरण ले लेते हैं, मस्त अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड समर स्लीप, है ना। मैंने आपको रीजन भी बताया कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, झेल नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से ये इनका क्या है, एक एस्केप है। जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मियों की छुट्टियां आपको भी मिलती है ना। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ठंड की भी छुट्टियां आपको मिलती है। तो ऐसे बेचारा भाई फ्रॉग बोलेगा मैं भी छुट्टी लूंगा ना, है ना, मैं भी छुट्टी लूंगा, तो वो भी छुट्टी पे चला जाता है। वैसे ही हाइबरनेशन होता है, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, राइट। तो इस तरीके से ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन से फ्रॉग जो है अपने आप को बचाता है। अब निकलता कब है? आपने देखा होगा जब सावन का महीना आता है, एकदम मस्त बारिश वारिश हो रही होती है, उस टाइम पर आपने देखा होगा मस्त वो निकलता है अपनी मेंढकी की तलाश में, ठीक है। तो ऐसे हैं हमारे राणा जी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आई एम होपिंग आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। पोइकिलोथर्मस क्या होता है, कैमोफ्लेज क्या होता है, फिर एस्टिवेशन क्या होता है एंड हाइबरनेशन क्या होता है। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। ये वाली इमेज मैंने आपको दिखा दी थी, है ना। अच्छा, एक और दिखाती हूँ, देखो इस तरीके से ये देख रहे हो, ग्राउंड के अंदर ये घुस जाते हैं, है ना, और कुछ टाइम के लिए वहीं पर रहते हैं, वहीं पर शरण ले लेते हैं, अपना जीवन मस्त व्यतीत करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पे, है ना। वह मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है बेटा कि अब आपको पढ़नी है मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले मैम मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? बेटा मॉर्फोलॉजी का मतलब कितनी बार बताऊं, है ना, ठीक है। चलो बता देती हूँ। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नली उसके क्या क्या फीचर्स है, क्या कलर है, कैसा स्किन है, कैसा दिखता है ना, कितने हाथ है, कितने पाँव, मतलब ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल फीचर्स की अगर आप बात कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, है ना।
चलिए, तो हम यहाँ पर फ्रॉग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके स्किन की बात करेंगे। तो आपने जब फ्रॉग को देखा होगा, है ना, बारिश में देखा होगा या फिर ऐसे भी दिख जाते हैं आपको, तो आपने देखा होगा उसकी स्किन ना थोड़ी सी ऐसे स्लिपरी सी होती है, ऐसे गिलगिली सी होती है ना। तो बहुत ज्यादा स्मूथ एंड स्लिपरी स्किन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस पे म्यूकस प्रेजेंट होता है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस आपको जो फ्रॉग की स्किन दिखेगी वो कैसी दिखेगी? स्लिपरी एंड स्मूथ दिखती है। आई बात समझ में? बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं कलर पे। ये तो हो गई स्किन की बात। अब हम आ जाते हैं कलर पे, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इतनी स्मूथ है, क्या ये स्किन केयर रूटीन करता है? हाँ जी बेटा, बिल्कुल, है ना। तो आप लोग कर सकते हो, तो भाई फ्रॉग भी क्यों पीछे रहे, तो वो भी अपना स्किन केयर रूटीन कर लेता है, तभी उसकी स्किन जो है इतनी ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, एनीवेज जोक की तरह लेना, वरना पता चले यहाँ पर पेपर में लिख जाओ, तुम्हारे तक तो दिमाग ही ऐसा ना, पता चले लिख के आ जाओ, हाँ मैम अपना जो फ्रॉग है वो स्किन केयर रूटीन करता है, इसी वजह से स्मूथ। मत करना प्लीज, प्लीज मत करना, ठीक है। चलो कलर की बात करते हैं, है ना। कलर की बात करते हैं, तो अगर डॉर्सल साइड की बात करोगे, डॉर्सल मतलब पीछे वाला, है ना, पीछे, डॉर्सल पीछे होता है, वेंट्रल आगे होता है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी। डॉर्सल अगर आप देखोगे तो जो आपका फ्रॉग है उसका कलर कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और उस पे बहुत सारे इरेग्युलर स्पॉट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि फ्रॉग पीछे से कभी भी ऐसा मतलब रेगुलर स्किन नहीं होती है ना, मतलब उस पर कुछ ना कुछ ऐसे स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, है ना, ये देख रहे हो, ऐसे इरेगुलर से स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, और इसकी स्किन देख रहे हो ऐसे गिलगिली सी है ना, गिलगिली सी है, राइट। तो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर इसके ऊपर इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डॉर्सल साइड की बात। अब हम आ जाते हैं वेंट्रल साइड पे। आगे की साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसकी स्किन का कलर होता है वो कैसा होता है? पेल येलो होता है, पेल येलो, एंड बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। ऐसे कोई भी इरेग्युलर स्पॉट्स जो है वो वेंट्रल साइड नहीं प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो फ्रॉग है वो कभी पानी नहीं पीता है, बट एब्जॉर्ब करता है अपने स्किन के थ्रू, है ना। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है अपने स्किन के थ्रू। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम रेस्पिरेशन पे आएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर आपको बेसिक चीजों का आइडिया लग चुका है ना। यहाँ पर आपको बेसिक चीजों का आइडिया लग चुका है। जो बच्चे लिख रहे हैं साथ साथ लिखते जाओ, है ना। ऐसा कुछ बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं कि आप नहीं लिख पाओगे, साथ साथ प्लीज लिखते जाना, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, है ना। कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अगर मैं फ्रॉग की बात करूँ तो जो फ्रॉग की बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, है ना। जो फ्रॉग की बॉडी होती है, जो फ्रॉग की बॉडी है वो किस में डिवाइडेड है? हेड एंड ट्रंक में। ठीक है, यहाँ पर इसके पास ना तो कोई नेक होता है और ना ही कोई टेल प्रेजेंट होती है ना। क्या बोला गया? बॉडी सबसे पहले डिवाइडेड है हेड और ट्रंक में। इसके पास ना तो कोई नेक होता है और ना ही कोई टेल प्रेजेंट होता है ना। कोई भी टेल प्रेजेंट नहीं होता है। साथ ही साथ इसके पास पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर आप इस प्यारे से राणा जी को देखोगे, है ना, यहाँ पर अगर आप इस प्यारे से राणा जी को देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा होगा, दिस इज नॉस्ट्रिल, है ना। दूसरी साइड भी एक होगा, ठीक है। तो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, बहुत ही बढ़िया बात है। जो इसकी आईज होती है वो काफी ज्यादा बल्ज्ड होती है, देख रहे हो मतलब किस तरीके से है ना। अगर पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा होगा, मैं ट्राई करती हूँ, है ना, कि आपको अच्छे से विजिबल हो चीजें, ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, राइट। देखो यहाँ पर जो इसके आईज देख रहे हो ना, इसकी आईज देखोगे ऐसे बल्ज्ड आईज है ना। कैसी है? बल्ज्ड आईज है। रहने दो रहने दो इसको, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही देख लेना, ठीक है, ऐसे ही देख लेना। चलो ऐसे मतलब आई थिंक विजिबल होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को विजिबल होगा, नहीं होगा तो एक बार पीडीएफ देख लेना, वहां पर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो आईज है वो बल्ज्ड होती है। साथ ही साथ देखो अपर आईलिड भी है और लोअर भी है, बट इसके साथ साथ इसके पास एक निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होती है ना। यहाँ पर आपको इतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अपर आईलिड है एंड लोअर आईलिड है, बट यहाँ पर आपको एक निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन दिखेगा। वो आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये देखो,
ये देखो इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है। तो लिख देते हैं भाइयों और उनकी बहनों, ये क्या है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है ये, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसका काम क्या होता है ना, इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये फ्रॉग को पानी, जब वो पानी में होता है उस टाइम पर इसको प्रोटेक्ट करती है ना, तो यहाँ पर उसकी आंखों में पानी ना जाए, है ना, तो ये जो आपकी निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्ट करती है जब आपका फ्रॉग जो है पानी में होता है। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ आगे अगर आप बढ़ोगे, ऑन द अदर साइड ऑफ आई अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम ईयर रिसीव साउंड। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ना, यहाँ पर अगर आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा स्पॉट सा दिखेगा, है ना, ये ऐसा स्पॉट सा क्या है, ये है आपका टिम्पैनम। इसके पास आउटर ईयर नहीं प्रेजेंट होते, जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है ना, एक्सटर्नल मतलब आउटर ईयर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ टिम्पैनम प्रेजेंट होता है जो साउंड के सिग्नल्स को रिसीव करता है ना, जो क्या करता है, साउंड के सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में, कोई भी टेल नहीं प्रेजेंट है ना, कोई भी नेक नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पर इनके पास पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, आईज बल्ज्ड होती है, इट इज कवर्ड विद निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन जो इसको प्रोटेक्ट करती है जब आपका फ्रॉग पानी के अंदर होता है ना। साथ ही साथ यहाँ पर टिम्पैनम देखने को मिल रहा है जो क्या करता है, जो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है, कोई भी आउटर ईयर नहीं प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा हम लोग कहानी में और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम इसकी बात करते हैं फोर लिम एंड हाइंड लिम की। ठीक है, फोर लिम एंड हाइंड लिम जो होते हैं ये किस में हेल्प करेंगे, स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में, बरोइंग में, है ना। उनको खोदना है, कोई भी अंदर जाना, उनको ऐसे गड्ढा बनाना है ग्राउंड के अंदर, उसमें हेल्प करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे, वॉकिंग में हेल्प करेंगे। तो ये जो भी फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स है इन सारी चीज़ों में मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं हाइंड लिम की बात करूं, है ना, यहाँ पर हाइंड लिम की बात करी है तो यहाँ पर 5 डिजिट्स होते हैं, है ना, यहाँ पर इसके 5 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 और ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ये हाइंड लिम की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, ये हाइंड लिम है, हाइंड लिम। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। 5 डिजिट्स हैं तो कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। साथ ही साथ जो ये हाइंड लिम होते हैं ये काफी ज्यादा मस्कुलर है ना, लार्ज, बड़े और मस्कुलर होते हैं। और साथ ही साथ जो फोर लिम है उसमें सिर्फ 4 ही डिजिट्स होते हैं, है ना। तो उसको भी बना लेते भाई, उसको भी क्यों हम लोग पीछे छोड़े, है ना, इसको भी बना के देख लेते हैं। देखो 4 डिजिट्स होते हैं, ये आपका फोर लिम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, फोर लिम हो गया, है ना, 1 2 3 4। ऑलराइट, देखो यहाँ पर जो आपके हाइंड लिम है ये वेब्ड होता है, वेब्ड मतलब इस तरीके से, देखो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से होता है। ठीक है, मैंने बताया था हाइंड लिम कैसा है, मस्कुलर और बड़ा है ना, लार्ज है, और साथ ही साथ वेब्ड होता है। अब ये वेब्ड होता है जिसकी वजह से ये किस में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं वेब्ड। ठीक है, वेब्ड, क्योंकि हाइंड लिम जो है काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है और काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको एज अ फूड भी कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, फ्रॉग्स के हाइंड लिम को एज अ फूड भी कंज्यूम किया जाता है। आई बात समझ में, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई, है ना। जो आपके फोर लिम एंड हाइंड लिम है किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में। साथ ही साथ जो हाइंड लिम है उसमें 5 डिजिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, मस्कुलर होते हैं एज कम्पेयर टू फोर लिम्स। फोर लिम्स में 4 डिजिट्स होते हैं, और साथ ही साथ ये जो आपके हाइंड लिम के डिजिट्स हैं दे आर वेब्ड, जो किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर इमेज में दिखाऊं, अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, ये देखो इस तरीके से, है ना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो, ये रहा हाइंड लिम, ये देखो यहाँ पर आपको विजिबल होगा, ये देखो ये इसका फोर लिम्ब है, ये वाला हाइंड लिम्ब है, देख रहे हो ये मस्कुलर है और ज्यादा बड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ये वेब्ड स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, वेब्ड है जो किस में हेल्प करेगा, स्विमिंग में हेल्प करेगा। ऑलराइट, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत
बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट, ये देखो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होता है, राइट, इस तरीके से होता है वेब्ड। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन फ्रॉग्स। मैम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप के जो मेल एंड फीमेल्स है दे आर अलग अलग, है ना, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। अगर मैं यहाँ पर अपने साथ में एक लड़का खड़ा कर दूं तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल्स है। हो सकता है कुछ स्ट्रक्चर जो है फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, मेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो कहने का मतलब यह है कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है, मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल सैक्स। आपने देखा होगा कि आप देखा तो नहीं होगा, सुना होगा कि आप बारिश के मौसम में ऐसे आवाज आते हैं, टर 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 टर। वो कौन कर रहा है? वो आपका मेल कर रहा है ना, क्योंकि उसके पास वोकल सैक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फीमेल में जो वोकल सैक्स है वो इतने मतलब एब्सेंट होते हैं, है ना, कह सकते हो एब्सेंट होते हैं, बट अगर प्रेजेंट होते तो इतना ज्यादा लाउड नहीं होता है ना, जितना आपको मेल फ्रॉग का सुनने को मिलेगा, है ना। टर टर जो आपको आवाजें आ रही होती है ना, वो समझ लेना कि कौन है ये मेल है, ठीक है। वो बेसिकली क्या करने के लिए बुला रहा है? फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बुला रहा है ना, फीमेल को अपने पास बुला रहा है कि भाई देखो टाइम आ चुका है, ठीक है। दूसरा है नप्चुअल पैड। जो मेल है उसके फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, जो पहला डिजिट होता है फोर लिम्ब का, वहां पर नप्चुअल पैड प्रेजेंट होता है। अभी नप्चुअल पैड क्या है बेटा? नप्चुअल पैड यहाँ पर अगर आपको इमेज दिखाऊं, देखो ये है वोकल सैक, है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे पहला इमेज जो है ये क्या दिखा रहा है? वोकल सैक दिखा रहा है। दूसरा ये दिखा रहा है आपका नप्चुअल पैड, है ना। क्या दिखा रहा है? ये आपका नप्चुअल पैड है, ठीक है, जो फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पे प्रेजेंट है ना। यहां पर देखोगे आप, इजीली आप देख सकते हो, है ना। यहां पर फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है? देखो जब ये मेटिंग करते हैं उस टाइम पर जो मेल फ्रॉग है वो फीमेल फ्रॉग को ग्रिप करता है, मतलब होल्ड करता है, सॉरी ग्रिप नहीं, होल्ड करता है ना। ये फीमेल फ्रॉग है, ठीक है, ये आपकी फीमेल फ्रॉग है, ठीक है। तो ये हमारी मेंढकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल है वो उसको होल्ड करता है, तो ग्रिप के लिए ये नप्चुअल पैड काम में आता है, राइट। तो इसी वजह से मेल के पास नप्चुअल पैड प्रेजेंट होगा और वहीं पे फीमेल के पास नप्चुअल पैड एब्सेंट होगा। तो ये डिस्टिंक्शन है कि मेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है और जो आपके फीमेल में एब्सेंट होगी, ठीक है। आई बात समझ में सबको? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन फ्रॉग सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपका मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक तो खत्म हो गया है। जितने पॉइंट्स हमें मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करने थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एनाटॉमी। अब मैम एनाटॉमी क्या होता है? जो क्वेश्चन ये पूछेगा उसको लगेगा डंडा नहीं, बॉटल मारूंगी, ठीक है। एनाटॉमी यार कितनी बार बता चुकी हूँ। एनाटॉमी का मतलब देखो, अभी पिछली बार हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था, उसमें भी मैंने बताया था आपको। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा, उसमें भी मैंने आपको बताया था। अगर अब किसी बच्चे ने पूछा मैम एनाटॉमी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना, जो बैच के बच्चे होते हैं इतने शैतान होते हैं, या तो वो ज़बरदस्ती पूछते हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम क्या है एनाटॉमी, और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सच में ही नहीं पता होता, ठीक है, कि एनाटॉमी क्या है। चलो एनीवेज, एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली कैसा है ना। तो यहाँ पर एनाटॉमी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, है ना, और फिर उसकी रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में फ्रॉग के पास एलिमेंट्री कैनाल है ना, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, और कहाँ पे एंड होगा? क्लोइका, है ना।
क्लोइका तक एंड होगा। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, है ना, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड होंगे, तो ये दोनों मिलकर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। अब देखो ये आपको डायग्राम दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ऐसे लंबी सी, ये क्या है आपका? ईसोफेगस है ना, ये क्या है? ईसोफेगस। फिर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्टमक। फिर यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये क्या है आपका? इंटेस्टाइन है ना। यहाँ पर फ्रॉग का जो इंटेस्टाइन होता है वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो फ्रॉग है वो कार्निवोर है ना। क्या है? कार्निवोर है, वो डिपेंडेंट है ना, मतलब वो हार्बीवोर नहीं है। बेसिकली हार्बीवोर का जो इंटेस्टाइन होता है उसका जो लेंथ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। फिर आ जाओ यहाँ पर ये रेक्टम है, फिर उसके बाद क्लोइका है एंड दिस इज क्लोइकल एपर्चर। तो ये पूरा किसका डायग्राम हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का डायग्राम हो गया। दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको दिखाया है। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से, और कहाँ पे एंड होगा? क्लोइका तक एंड होगा, है ना। ये समझ में आ गया सबको? डायग्राम बनाना है ना, डायग्राम बनाना है, पूछा जाएगा, ठीक है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम समझने वाले हैं कि भाई जो फूड है वो कैसे कैसे कहाँ से एंट्री लेता है ना, और कहाँ तक पहुँचता है। तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं। चलो देखो, माउथ है ना, माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर बक्कल कैविटी से ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स, बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपको थोड़ा बहुत ऐसा ह्यूमन वाला देखने को मिल रहा होगा कि उसमें भी माउथ होता है, बक्कल कैविटी। ऑल्दो मैं वो आपको बहुत बाद में पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट उसको आप रिलेट कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है, सिमिलैरिटीज तो है, ठीक है। चलो, माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी, फिर यहाँ पर ईसोफेगस आ जाता है थ्रू फेरिंग्स, फिर यहाँ पर ईसोफेगस के बाद स्टमक आएगा। स्टमक के अंदर जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, जैसे कि आपने ह्यूमंस में भी पढ़ा होगा, इवन 10th क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, किसके एक्शन की वजह से? HCl की वजह से, है ना। HCl आपका एसिड एंड कुछ गैस्ट्रिक जूस है जो आपके फूड पे एक्ट करते हैं एंड उसका पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन आपके स्टमक में नहीं होता है, ठीक है। फिर आ जाओ इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम एंड रेक्टम के बाद क्लोइका। तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक रोल मैं बताती हूँ लिवर का। जैसे कि आपने ह्यूमंस में भी पढ़ा होगा, लिवर क्या बना रहा है आपका? बाइल जूस बना रहा है। जैसे ग्लैंड्स की बात करी, है ना, तो बाइल कौन बना रहा है आपका? लिवर बना रहा है ना। और ये जो बाइल जूस बना है ये टेम्परेरली कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? सेम, मतलब आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी, आपने पढ़ा होगा डाइजेशन वाला चैप्टर तो नहीं, मतलब 10th में पढ़ा होगा डाइजेशन वाला टॉपिक, उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता, आता तो है ही आपको, है ना। तो सिमिलैरिटीज तो देखने को मिल रही है ना, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आप सुन रहे हो चीज़ों को, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे कहानी में। यहाँ पर देखना, ध्यान से सुनना। देखो, जो फूड था जैसे मैंने बोला कि उसका पार्शियल डाइजेशन हो चुका है। अब जो बाइल जूस है ना, जो बाइल जूस है वो आपके ड्यूडेनम में, उसके साथ कौन? पेनक्रियाटिक जूस जो है एक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में एंट्री मारेंगे, है ना, ड्यूडेनम में एंट्री मारेंगे। और यहाँ पर जो बाइल जूस है उसका क्या काम है? वो क्या करवाएगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है, ठीक है। क्या करवाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है। छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स, है ना, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, है ना। ये क्या करवाएगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाएगा। जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है उसका क्या काम है? वो आपके प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करवाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही है? ये आपके इंटेस्टाइन में हो रही है। जैसे मैंने बोला कि पार्शियल डाइजेशन आपका जो है स्टमक में हो जाता है ना, स्टार्ट हो जाता है, बट जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? आपके इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आपका बाइल जूस करवा रहा है और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है आपका पेनक्रियाटिक जूस करवा रहा है, ठीक है।
अब जो भी डाइजेशन होना था वो सारी चीजें हो गई है। अब आते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। जो डाइजेस्ट हो चुका है अब उसका एब्जॉर्प्शन भी तो होगा, है ना। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए अगेन यहीं पे इंटेस्टाइन में ही विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोविलाई एंड विलाई है ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी चीजें एब्जॉर्ब करनी होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी का जो चीज बचा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो तो अब हमें बाहर निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है, राइट। जो भी हमें उसमें से डाइजेस्ट, जो भी एब्जॉर्ब करवाना था वो हमने करवा लिया है। अब उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमें बाहर निकालना है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, रेक्टम में एंटर करेगा एंड इट पासिस थ्रू क्लोइका और क्लोइकल अपर्चर से बाहर, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, किसका, फ्रॉग का। सो आई एम होपिंग आपको इस डायग्राम की हेल्प से ज्यादा इजीली समझ में आया होगा, है ना। क्योंकि जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो उसमें ज्यादा ऐसा लगता है कि यार बहुत कंफ्यूजन है ना। वहीं पे अगर आप चीज़ों को फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पढ़ते हो तो वो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है ना। तो आई एम होपिंग ये फ्लो चार्ट और ये जो भी नोट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, जो भी डायग्राम्स आपको बनवाए हैं, ऑल्दो ये आपकी बुक में भी है, बट मुझे पता है आप लोग बनाओगे नहीं, इसी वजह से मैं ज़बरदस्ती आपके लिए बना के लेकर आई हूँ ताकि आप अपने नोट्स में इसको ऐड करो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, फ्लो चार्ट एंड ऑल, आई एम होपिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी भी खोलोगे तो उसमें आपको एक भी पॉइंट जो है वो ऐसा नहीं लगेगा कि मिस हो गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर है ना। सारी चीज़ें इजी वे में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, नोट्स के, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर है। तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है कि नहीं, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपको यही जो मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ना है, इतना ही आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तरीके से रेस्पिरेशन होती है। सबसे पहली है कि जब फ्रॉग पानी के अंदर में है तो उस टाइम पे किस टाइप की रेस्पिरेशन होगी, उस टाइम पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वो वाटर है वो फ्रॉग उसको एब्जॉर्ब करता है थ्रू स्किन, है ना। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, स्किन के थ्रू हो रही है। दैट्स व्हाई द नेम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। ये कब होगी, जब फ्रॉग वाटर के अंदर होगा। नाउ जब लैंड पर होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, है ना। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। तीसरा आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा है बकोफेरेंजियल। बकोफेरेंजियल मतलब आपका रेस्पिरेशन थ्रू बक्कल कैविटी, है ना। बक्कल कैविटी के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, बकोफेरेंजियल। तो तीन टाइप की रेस्पिरेशन हुई, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तीन है ना, थ्री टाइप की रेस्पिरेशन हुई, नहीं फिर से थ्री टाइप की रेस्पिरेशन। पहला हो गया आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड तीसरा हो जाएगा आपका बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। सो आई एम होपिंग अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऐसे ही हम लोग आगे के टॉपिक भी करते हैं, ठीक है। चलो तो फिर अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डिस्कस कर लेते हैं। किसका, फ्रॉग का, ठीक है, राणा जी का, है ना। राणा जी थे, उनका हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम जो है डिस्कस करने वाले हैं, चलिए, है ना। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है एंड क्लोज्ड टाइप है। क्लोज्ड टाइप का मतलब है कि जो ब्लड है वो ओपन स्पेसेस में फ्लो नहीं कर रहे हैं, है ना। प्रॉपर ब्लड वेसल्स है, प्रॉपर कैपिलरीज बनी हुई है, ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन से सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की, है ना। जैसे आपने ह्यूमंस में भी देखा होगा कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास प्रॉपर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है ना। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो किसकी तरह काम करता है, पंप की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है। दूसरा ब्लड, है ना,
ब्लड प्रेजेंट है एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है वो फ्लो करेगा और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक जाकर ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर फिर से दोबारा से हार्ट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ पर क्या क्या है, ऑफ कोर्स लिम्फ चैनल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। सबसे पहले लिम्फ होता क्या है मैम, देखो लिम्फ होता है आपका, इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। तो जब ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच जाता है ना, नेटवर्क जब वो बनाता है ना, ब्लड वेसल्स जो है, जैसे कि यहाँ पर आर्टरी है, अब जो आर्टरी है वो टर्मिनेट होगा आर्टेरियोल्स में, है ना। आर्टेरियोल्स में टर्मिनेट होगा, फिर जहां पर एक्सचेंज होता है वहां पर आपकी कैपिलरीज होती है, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज है इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अब उसमें से कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स, है ना, कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स मान लो, या फिर कुछ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को मान लो, वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में बाहर आ जाते हैं, मतलब उधर से जो कैपिलरीज है वहां से बाहर की तरफ आ जाते हैं, और वहां पर जो फ्लूइड बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर हम उसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमारे पास लिम्फ है, फिर उसके बाद लिम्फ चैनल्स भी होंगे और लिम्फ नोड्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि लिम्फ क्या है, तो ब्लड में से लार्ज प्रोटीन्स को माइनस कर दो, है ना, तो जो बचा वो आपका क्या होगा, लिम्फ होगा, क्योंकि लार्ज प्रोटीन्स बाहर नहीं आ सकते हैं, है ना। लार्ज प्रोटीन्स कैपिलरी से बाहर की तरफ नहीं आएंगे, जो स्मॉल प्रोटीन्स होंगे या फिर जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। और आई बात समझ में, बहुत ही बढ़िया बात है ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे राणा जी के दिल के बारे में, ठीक है। देख रहे हो, देख रहे हो, दिल लेकर बैठा है पर कोई लेने वाला नहीं, अरे है ना, मतलब दिल लेने वाला तो है ही, उनकी रानी जी है ना, ठीक है। तो मेंढकी जी है, वो तो लेंगी इसका दिल, ठीक है। तो हम इसी दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं हार्ट की बात करूं, है ना, तो जो हार्ट है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक पंप की तरह एक्ट करता है ना। ये तो हम लोग मैम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हार्ट जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक पंप की तरह एक्ट करता है, एक पंप की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पानी इधर से उधर भेजना है तो आप मोटर लगाते हो, है ना, मोटर लगाओगे तभी पानी इधर से उधर जा सकता है। ऐसे ही हमें ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें एक प्रेशर चाहिए होगा, है ना, एक पंप चाहिए होगा जो आपके पूरे बॉडी में ब्लड को भेज सके, है ना। तो वो क्या है, आपका हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हार्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड हार्ट है ना। कैसा है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये पूरा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट एट्रियम है, जो ऊपर वाला है दिस इज लेफ्ट एट्रियम, इधर लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पर राइट एट्रियम है, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक ही वेंट्रिकल है। तो 1 2 3 चेम्बर्ड, दैट मीन्स यहाँ पर 2 एट्रियम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 एट्रियम है और सिर्फ एक ही वेंट्रिकल है, सिर्फ एक ही वेंट्रिकल है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर एक ही वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर होता क्या है मैम, देखो अगर यहाँ पर एक ही वेंट्रिकल है तो दैट मीन्स कि यहाँ से जो ब्लड आएगा और यहाँ से जो ब्लड आएगा, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, दोनों इधर वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे। क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अलग अलग एक बीच में लाइन नहीं खिंची हुई है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि बीच में एक सेपरेशन दिख रही है कि अगर इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इधर मिक्स नहीं हो रहे हैं। बट जैसे ही ये इधर आएंगे, वेंट्रिकल में आएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे आपके वेंट्रिकल में, ठीक है। आई बात समझ में। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड होता है, इसमें 2 एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, और यहाँ पर मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में।
यहाँ पर तो एडिशनल चेम्बर्स भी होते हैं, ठीक है, ये सब तो ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, इसके अलावा दो एडिशनल चेम्बर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं? दो एडिशनल चेम्बर में हमारे पास आ जाता है साइनस विनोसिस, और दूसरा जो एडिशनल चेम्बर है दैट इज कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसिस, जिसको हम लोग ट्रंकस आर्टेरियोसिस भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो एडिशनल चेम्बर्स हैं, साइनस विनोसिस और दूसरा है कोनस आर्टेरियोसिस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ओके, नाउ अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, है ना। जैसे कि अगर मैं ये हार्ट बनाती हूं, ठीक है, अगर मैं ये एक हार्ट बना रही हूं, है ना, ये हार्ट बना रही हूं, ये मैंने हार्ट बनाया, ठीक है, तो यहां पर इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये लो बना दिया भाई, है ना, ये क्या हो गया, पेरिकार्डियम हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम लेबल कर देते हैं कि आपका पेरिकार्डियम हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक हमें चीजें समझ में आ गई है। अभी बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो ये वाला हार्ट बना दिया, ऐसे तो हार्ट नहीं होता है बेटा, आपको मैंने सिर्फ बताने के लिए बनाया है कि यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन है ना, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। वैसे आपका दिल ऐसा होता नहीं है ना, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना मुझसे तब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में दिल कैसा होता है। वैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्योंकि आप 10th से पढ़ के आए हो, है ना, तो जो तुम ऐसे बनाते हो ना ऐसे वाला दिल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ब्लड कहाँ से कहाँ आता है ना, और कहाँ से कहाँ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, और क्या क्या चीजें हो रही है ना। एक बार सर्कुलेशन को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये रहा सर्कुलेशन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इधर मैंने बनाया है लंग्स, ठीक है, यहाँ पर आपके लंग्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहीं पे तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुए होंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में आ गया होगा, है ना, वो आपने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा या फिर आगे आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आया है ना, कहां पर आया है, लेफ्ट एट्रियम में आया है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ये कहां पर गया, आपके वेंट्रिकल में गया, है ना। वेंट्रिकल से जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर एक एडिशनल चेम्बर होता है, तो वेंट्रिकल से ये आता है आपका कोनस आर्टेरियोसिस, यहां से ब्लड इधर गया, इधर से ब्लड आपके बॉडी में जाएगा, मतलब आपके नहीं हमारे राणा जी के बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो बॉडी में गया, बॉडी से फिर यहाँ पर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इसके अंदर आया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लोड कर दिया आपके ब्लड में, तो ब्लड क्या हो गया आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ये जो ब्लड है वो यहाँ से जाकर यहाँ पर आपका एक और एडिशनल चेम्बर आता है दैट इज कॉल्ड साइनस वेनोसिस, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका ब्लड जो है राइट एट्रियम में एंटर कर जाता है। तो मतलब मैम यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है और जो हमारा बॉडी था वहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर भी आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर तो मिक्सिंग हो गई, तो मतलब ये है कि ये जो मिक्स्ड ब्लड है वो हम बॉडी को भेज रहे थे, यस, यहाँ पर जो मिक्सिंग हुई है ब्लड की वो ब्लड हम लोग बॉडी को भेज रहे थे, मतलब बॉडी में जो भी टिश्यूज हो गए, टिश्यू सेल्स हो गए, उनको उन तक हम ये ब्लड पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सर्कुलेशन हो गया किसका, राणा जी का। सो आई एम होपिंग आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, कहाँ कहाँ पे चीजें कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़े बहुत एक दो और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हार्ट के बारे में, है ना, उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो जैसे मैंने बताया हार्ट तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ना, कहां पर लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है। चलो ये तो हो गई हार्ट के बारे में बात, अब हम ब्लड के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। तो ब्लड में यहाँ पर आपके पास आरबीसी प्रेजेंट होंगे, है ना, आरबीसी जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, जैसे हमने पढ़ा होगा ह्यूमंस में जो आरबीसी होता है वो
न्यूक्लिएटेड नहीं होता है ना, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट यहाँ पर फ्रॉग में जो आरबीसी है वहां पर यहाँ पर न्यूक्लिएटेड है ना, याद रखना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रॉग और ह्यूमंस को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, मतलब इन ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, तो यहाँ पर आप बताओगे जो फ्रॉग है उसका जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहीं पे ह्यूमंस में जो मैच्योर आरबीसी होता है वहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिएटेड होता है और यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ना, पिगमेंट जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। चलो और क्या प्रेजेंट है मैम, और क्या प्रेजेंट है, और हमारे पास WBC है, हमारे पास नहीं। जब मैं हमारे पास बोल रही हूँ तो मतलब समझ जाना कि किसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। वो आदत हो गई, हमारे पास हमारे पास हमारे पास, तो समझ जाना किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर राणा जी की बात हो रही है, ठीक है। तो WBC भी प्रेजेंट है ना, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा 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 सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है ना, पूरा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया है। आपसे इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है ना। आपको जितना पढ़ना है उतना मैं पढ़ा रही हूँ, जितने क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से वो भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। फ्रॉग में इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा इधर उधर की बातें या फिर इधर उधर चीजें नहीं सुननी है, क्योंकि देखो जितना सिलेबस दिया है, पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें पढ़ा सकते हैं, बट जितना सिलेबस में दिया हुआ है उतना करोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे, है ना। बाकी आपके पास आगे टाइम है, जब आप कॉलेज में जाओगे या फिर अगर आपको जूलॉजी में इंटरेस्ट है ना, तो कॉलेज में जाओगे, अगर आपने जूलॉजी ऑनर्स लिया या फिर जो भी लिया, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आप बनना चाहते हो, तो उसमें आप आराम से, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से पढ़िए, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम तो खत्म हो गया है। अच्छा, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म करने से पहले मैं 2 पोर्टल सिस्टम और बता देती हूँ, है ना, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर 2 टाइप के पोर्टल सिस्टम दिए हुए हैं, एक है आपका रीनल पोर्टल सिस्टम और दूसरा होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? जो रीनल पोर्टल सिस्टम है, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, क्या क्या बोला मैम ने बोला रीनल पोर्टल सिस्टम। ये एक वीनस कनेक्शन होता है, किस किस के बीच में? किडनी एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में, ठीक है, किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में एक वीनस कनेक्शन है जिसको हम लोग रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो है आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। मैम इसमें क्या, ये क्या है, मतलब इसका क्या मतलब होता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में बेटा यहाँ पर ये भी एक वीनस कनेक्शन है, किस किस के बीच में? लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो लिवर है वो बोल रहा है कि भाई इंटेस्टाइन, तुम अपना ब्लड देने जा रहे हो तो एक काम करो, तुम मेरा ब्लड ले लो और तुम्हें दे देना, है ना। जैसे कि होता है ना कि मम्मी लोग ऐसे करती है कि अच्छा तुम उधर जा रहे हो तो एक काम करो, ये भी ले जाना, उधर दे देना, है ना, पापा का ऑफिस उधर ही है, वहां पर उनको जाकर लंच दे देना। तो सेम हमारा जो लिवर है वो बोल रहा है कि भाई तुम अपना जो ब्लड है लेकर जा रहे हो तो एक काम करो, मेरा भी लेकर जाओ, मेरा ही तुम ही रख लो, तुम जाकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मतलब दे देना उधर जाके, है ना। तो ये एक वीनस कनेक्शन है किसके बीच में? लिवर एंड इंटेस्टाइन में, जिसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। एंड ये वाला जो कनेक्शन है, ये वीनस कनेक्शन किस किस के बीच में है? ये आपके किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के बीच में है, जिसको हम रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया सारी चीजें? चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। और अब आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो खत्म होता है, ठीक है, खत्म होता है। चलो अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, है ना। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होगा। तो आइए भाइयों और उनकी बहनों चलो डिस्कस करें। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होगा, ठीक है, और जो किडनी है वो डार्क रेड
और बीन शेप की होगी, है ना, डार्क रेड और बीन शेप की होती है। उसके बाद यूरेटर प्रेजेंट होगा, है ना, फिर उसके बाद क्लोइका प्रेजेंट है यहाँ पर, और साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसके पास किडनी प्रेजेंट है, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर प्रेजेंट है, क्लोइका प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है मैम? आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बता दिया, बट आपने ये बताया नहीं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं, है ना, वो हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है ना। तो अगर वो एक्यूमुलेट होंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो वो जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको हमें रिमूव करना है, और इसी रिमूवल की प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग को हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्यों बोला? क्योंकि फ्रॉग क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया एक्सक्रीट करता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? यूरिया है, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अब मैंने किडनी के बारे में आपको बताया कि रेड डार्क रेड कलर की होती है, साथ ही साथ बीन शेप की होती है ना। अच्छा, ये जो किडनी है इसका लोकेशन क्या है? ये पोस्टीरियरली लाई करती है बॉडी कैविटी में, है ना। तो जैसे ह्यूमन का जो किडनी का पोजीशन होता है सेम फ्रॉग का भी होगा, है ना। इट लाइज पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी। आ गया समझ सबको, है ना। यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हैं सबको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी डिफिकल्ट चीज, ऐसा कोई भी मुश्किल चीज मैंने आपको नहीं बताई है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज तो आपको पहले से ही पता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। अब आ जाओ इधर, है ना, इधर 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 इधर, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, है ना, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए देखो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि किडनी प्रेजेंट है, पेयर ऑफ किडनी। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डार्क रेड कलर की बीन शेप्ड किडनी है। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे, आपसे बोला जाए कि डायग्राम ड्रॉ कर दो, है ना। तो आप प्लीज इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? ये पेयर ऑफ किडनी आ गई। ठीक है, साथ ही साथ आप इधर देखोगे, यहाँ पर अंदर के साइड एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, ह्यूमंस में आप देखते हो कि एक ऐसे कैप सी प्रेजेंट होती है ना, आपके किडनी के ऊपर कैप सी प्रेजेंट होती है, उसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अंदर के साइड लोकेटेड है, तो एड्रिनल ग्लैंड हो गया ये, है ना। तो जो दो चीजें मैंने आपको बताई, पहली तो किडनी और दूसरा हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? आपका यूरेटर है ना। अभी हम लोग एक्सक्रीटरी की बात कर रहे हैं, है ना, एक्सक्रीटरी की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी बता दूंगी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ पर आपका एक्सक्रीटरी भी हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव वाला जो सिस्टम है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये है यूरेटर। ये क्या है भाइयों और उनकी बहनों? यूरेटर है, जिसको हम लोग यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? यूरिनोजेनिटल डक्ट। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इधर के साइड जो है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये वाला आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका क्लोइकल अपर्चर है, दिस इज क्लोइका, एंड यहाँ पर आपका रेक्टम आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? रेक्टम आ जाता है। ऑल राइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देख लिया है। ओके, नाउ यहाँ पर आपको ऐसा कुछ, ये ऐसा लगता है ना कि जैसे मुर्गे के ऊपर होता है ऐसा, उस टाइप का, तो वैसा ही कुछ है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैट बॉडीज बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है इसको? फैट बॉडीज बोला जाता है। ठीक है, चलो, ये भी हो गया। नाउ यहाँ पर आप देखोगे कि ये टेस्टीज लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर ये टेस्टीज है, टेस्टीज, इधर भी टेस्टीज है, एंड ये जो आपकी टेस्टीज है ये फंक्शनली कनेक्टेड होती है आपके किडनी के साथ, है ना, फंक्शनली कनेक्टेड होती है किडनी के साथ। तो यहाँ पर टेस्टीज है ना।
अच्छा, ये आपके किडनी से अटैच्ड होती है ना, अटैच्ड होती है थ्रू मेसोर्शियम, है ना। किसकी हेल्प से अटैच्ड होती है? मेसोर्शियम की हेल्प से अटैच्ड होती है। कौन कौन? टेस्टिस एंड किडनी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं वासा इफरेंशिया। कितना नंबर है? 10 to 12, वासा इफरेंशिया, ठीक है। आई बात समझ में? ऑल राइट, तो हमने यहाँ पर टेस्टिस भी देख लिया, मतलब ये मेल के बारे में है ना। ये आपका मेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो मतलब सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर टेस्टिस है तो हमने इसको मेल कंसिडर कर रखा है ना, कि यहाँ पर मेल का है, मेल फ्रॉक का है, ठीक है। किसका है? मेल फ्रॉक का, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्टिस भी हो गया, वासा इफरेंशिया भी हमने देख लिया। टेस्टिस और जो आपका किडनी है ये एक दूसरे से अटैच होता है थ्रू अ मेसोर्शियम, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं बिडर्स कैनाल। इसको क्या बोला जाता है भाइयों और उनकी बहनों? बिडर्स कैनाल बोला जाता है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, है ना, बिडर्स कैनाल, ठीक है। ऑल राइट, ये क्या हो गया आपका? बिडर्स कैनाल हो गया है। अब टेस्टिस है तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पर्म बन रहा होगा, है ना। क्या बन रहा होगा? स्पर्म बन रहा होगा। जैसे मैंने बताया कि जो टेस्टिस एंड किडनी है दे आर फंक्शनली कनेक्टेड, है ना, ये फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी स्पर्म है जो यहाँ बन रहा है वो इधर से एंटर करेगा, वासा इफरेंशिया में आया, वासा इफरेंशिया से बिडर्स कैनाल में जाएगा, बिडर्स कैनाल से फिर ये यूरेटर में जाएगा और फिर ये इधर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो यूरेटर है आपका, ये कॉमन डक्ट है किस किस के लिए? यूरिन एंड स्पर्म के लिए, है ना। मैंने बोला दे आर फंक्शनली कनेक्टेड, तो ये कनेक्शन है इनका। टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, स्पर्म जो है वो इधर से यहाँ पर आएगा वासा इफरेंशिया से, वासा इफरेंशिया से ये आपके बिडर्स कैनाल में जाएगा, इधर से ये आपके यूरेटर में जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर आपका यूरिन भी होगा, है ना। तो ये जो आपका यूरेटर है, यूरिनोजेनिटल डक्ट है, इट इज अ कॉमन पैसेज और इट इज अ कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड स्पर्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। बहुत इजीली मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी है ना। बहुत ही इजी वे में आपको डायग्राम की हेल्प से ये चीज एक्सप्लेन कर दी है। ऑल राइट, आगे बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये तो आपके मेल का हो गया, है ना। तो ऐसे ही हम लोग फीमेल का भी देख लेते हैं, फीमेल का भी देख लेते हैं। ये हो गया आपके मेल का, मेल, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फीमेल पे, है ना। तो फीमेल में भी अगर आप देखोगे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पर अब जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो तो सेम रहेगा, है ना। यहाँ पर किडनी है, यहाँ पर ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। और फिर यहाँ पर फैट बॉडीज है, यूरेटर हो गया, फिर यहाँ पर क्लोइका हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, क्लोइकल अपर्चर हो गया, ये तो सेम है सारी चीजें। यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आता है? सबसे पहला डिफरेंस, मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ कि जो आपकी ओवरीज है दे आर नॉट फंक्शनली कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर लोकेटेड जरूर है, यहाँ पर इसके पास जरूर है, बट दे आर नॉट फंक्शनली कनेक्टेड। जो आपने टेस्टिस को देखा था दे आर फंक्शनली कनेक्टेड, बट यहाँ पर ये फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपकी ओवरीज है, ठीक है। ये रही आपकी ओवरी, ठीक है, ये रही आपकी प्यारी प्यारी सी ओवरी, है ना। अब ओवरी है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होंगे? आपके फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं, है ना। ओवा बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपकी क्या है? ओवा है ना। यहाँ पर भी आपके एग है एंड दे आर नॉट फंक्शनली कनेक्टेड। याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो, यहाँ पर आप देखोगे कि यूरेटर जो है ये कॉमन पैसेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अलग से इनके पास क्या है? ओविडक्ट। इसने बोला नहीं भाई, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा या रहूंगी, है ना, जो भी आप मानना चाहो, मेल फीमेल जो भी आप मानना चाहो, ठीक है। तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। यहाँ पर इसके पास अलग से ओविडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर ओविडक्ट है। ऑलराइट, फिर आपका ये आ जाएगा अगेन वही सारी चीजें, क्लोइका हो जाएगा, फिर आपका रेक्टम हो जाएगा एंड यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। सो ये मेन डिफरेंस है ना, मेल एंड फीमेल में ये मेन डिफरेंस होता है। अच्छा, यहाँ पर एक टाइम पे, एट अ टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2500 से लेकर 3000 ओवा एक टाइम पर ले किया जाता है ना। एट अ टाइम बात कर रहे हैं, 2500 से लेकर
3000 ओवा, है ना, जो आपके फीमेल गैमीट्स है। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा फीमेल का हो गया, जिसमें हमने एक्सक्रीटरी भी डिस्कस कर लिया है और साथ ही साथ आपका रिप्रोडक्टिव वाला जो सिस्टम है वो भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे मैंने बोला कि एक टाइम पर 2500 से लेकर 3000 ओवा जो है वो रिलीज किए जाते हैं, है ना। क्या किए जाते हैं? ले किए जाते हैं, आप ये समझ लो, है ना, ले किए जाता है, ओवा ले किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और कहां पर होगा? पानी के अंदर। तो वाटर में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो आपका फ्रॉग, मेल फ्रॉग है वो स्पर्म रिलीज करेगा और फीमेल जो है वो एग्स जो है ले कर देती है ना, और फिर उसके बाद पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ऑल्सो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट ये इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब कि यहाँ पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। डायरेक्ट मतलब अगर कहीं पे लिखा आए कि जो आपका डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स वहां पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट है। बट यहाँ पर इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पर आपका लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो लार्वल स्टेज है वो आपका टेडपोल होता है। ठीक है, सो इट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू बिकम अडल्ट फ्रॉग। ठीक है, तो लार्वल स्टेज क्या है यहाँ पर? टेडपोल। क्या ये सबको बातें क्लियर हो चुकी है ना? क्या ये बातें सबको क्लियर हो चुकी हैं? आई नो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो यू गाइज नो द ड्रिल, है ना, यू गाइज नो द ड्रिल कि आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी इसके हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, एक दो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बता दूंगी कि इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। चलो बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट यहां पर ये देखो, देख रहे हो अडल्ट फ्रॉग है ना, यहाँ पर एग्स आएंगे, एम्ब्रियो बना। ठीक है, यहाँ पर आपका टेडपोल आया, टेडपोल आपका लार्वल स्टेज, है ना, टेडपोल विद 2 लेग्स, फिर आ जाएगा यहाँ पे फ्रॉगलेट, और यहाँ पर आपका अडल्ट फ्रॉग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा 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 ये क्या दिखाया है यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है। यहाँ पर एक लार्वल स्टेज आता है जिसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीजें? बहुत बढ़िया बात है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। चलो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से उससे पहले हम लोग न्यूरल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करती हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब उसी का पार्ट है, मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगी, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे पास 2 सिस्टम है। सबसे पहले है एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलेंगे, है ना, जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे। हार्मोन्स ये आपके ब्लड में रिलीज कर देते हैं। एंड अनदर वी हैव न्यूरल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर 2 सिस्टम है, कौन कौन से? एंडोक्राइन एंड न्यूरल सिस्टम। यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे जो क्या रिलीज करेंगे? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके पास प्रेजेंट होंगे? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, है ना, फिर आपके पास पेनक्रिएटिक आइलेट, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गया, गोनाड्स हो गए और पिनियल ग्लैंड हो गया। तो ये सारे ग्लैंड्स जो हैं प्रेजेंट होंगे जो हार्मोन्स रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग न्यूरल सिस्टम पे। यहाँ पर अगर मैं न्यूरल सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर भी हमने इसको फर्दर बाइफरकेट किया हुआ है सीएनएस एंड पीएनएस में, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ब्रेन में भी आपका फर्दर बाइफरकेशन है कि फोर ब्रेन होगा, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन है। वहीं पे अगर मैं पीएनएस की बात करती हूँ तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितनी भी नर्व्स है ना, वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी, है ना। यहाँ पर आपको 2 टाइप की नर्व्स देखने को मिलेंगी। पहले आ गया आपका क्रेनियल नर्व, है ना, पहले आ जाएगा आपका क्रेनियल नर्व्स एंड दूसरा आ जाएगा आपका स्पाइनल नर्व्स, जो आपके ब्रेन से निकल रही है। उन सारे नर्व्स को हमने क्या बोला है? क्रेनियल नर्व्स बोला है, और ये 10 पेयर्स होती है, 10 पेयर्स होती है ना। अच्छा, स्पाइनल नर्व्स क्या होती है?
स्पाइनल नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है ना, तो उसको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये भी आपकी 10 पेयर्स होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक एक करके हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर ब्रेन में क्या क्या है, मिड ब्रेन में क्या क्या है और हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पेयर ऑफ ऑलिफैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होगा, लॉब्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेयर ऑफ ऑलिफैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये अभी मैं आपको ना इमेज दिखा दूंगी तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, है ना, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो पेयर ऑफ ऑलिफैक्टरी लोब्स, फिर आपके पास सेरिबेरल हेमिस्फेयर होगा पेयर्ड, है ना। तीसरा आपका अनपेयर्ड डाइनसिफलोन, वही थैलेमस वाला जो रीजन होगा, है ना, दैट इज कॉल्ड डाइनसिफलोन, है ना। तो अनपेयर्ड डाइनसिफलोन। फिर मिड ब्रेन में आपके पास पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होंगे। हाइंड ब्रेन में आपके पास सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिगाटा आ जाता है। और जो आपका मेडुला है इट इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड थ्रू फोरामेन मैग्नम, राइट। आई बात समझ में। यहाँ पर हमने पूरा देख लिया है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है आपके फोर ब्रेन में, क्या है मिड ब्रेन में, क्या है एंड हाइंड ब्रेन में क्या है। फोर ब्रेन में आपके पेयर ऑफ ऑलिफैक्टरी लोब्स आ जाएंगे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर पेयर्ड आ जाएगा, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन आ जाएगा और मिड ब्रेन पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या काम है कि कैसे आप ब्रेन का क्या काम होता है, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना, है ना। तो सेम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम होगा, फंक्शन होगा कि मतलब कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं इमेज में, है ना, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इमेज में देखोगे तो यहाँ पर और अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे ये आपका ऑलिफैक्टरी लोब है। ठीक है, मैंने बोला था पेयर्ड होता है, तो यहाँ पर आपके पास पेयर्ड ऑलिफैक्टरी लोब आ जाएगा। फिर है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, है ना, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और यहाँ पर आप देखोगे बीच में फिशर है। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया बात है ना। यहाँ पर आपके पास अनपेयर्ड डाइनसिफलोन, दिस रीजन, ये आपका अनपेयर्ड डाइनसिफलोन आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर आपका सेरिबेलम एंड ये वाला जो रीजन है दिस इज मेडुला ऑब्लिगाटा। और यहाँ पर फिर जो मेडुला है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होगा, है ना। यहाँ पर आप देखोगे ये ऑप्टिक लोब्स है। ठीक है, ये ऑप्टिक लोब्स है जो पेयर्ड है। ठीक है, कैसे है, ये पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने सारी चीजें अच्छे से दिखा दिया, आपने विजुअलाइज कर लिया है, तो आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ऑलिफैक्टरी लोब पेयर्ड, सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये भी पेयर्ड है, डाइनसेफेलॉन जो है अनपेयर्ड है, देन यू हैव पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स, देन सेरिबेलम, है ना, सेरिबेलम एंड देन मेडुला ऑब्लिगाटा। और मेडुला ऑब्लिगाटा अगेन वो फोरामेन मैग्नम से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ तक आपका पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेंस ऑर्गन्स पे। ठीक है, जो आपका फ्रॉग है इसके पास सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेंसरी पेपिले, ये किसके लिए होगा, टेस्ट बड्स ये किसके लिए होगा, नेजल एपिथेलियम ये किसके लिए होगा, आईज ये किसके लिए होगा और ये किसके लिए होगा। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे पहले सेंसरी पेपिले किसके लिए होगा, टच के लिए, है ना। तो सेंसरी पेपिले आपके टच के लिए होगा, टेस्ट बड्स टेस्ट के लिए, है ना। फिर आपका नेजल एपिथेलियम ये आपके किसके लिए होगा, ये आपके स्मेल के लिए होगा, है ना, स्मेल। फिर उसके बाद आईज विजन के लिए, एंड टिम्पैनम एंड इनर ईयर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ऑल राइट। ठीक है, तो ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो ये पूरे सिस्टम्स जो है खत्म हो गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्रॉग के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका
कि जो फ्रॉग्स है दे आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, क्योंकि ये इंसेक्ट खा लेते हैं एंड क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो फ्रॉग्स है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रहते हैं, बिकॉज ये किसकी तरह काम करते हैं, दे सर्व एज अ इम्पॉर्टेंट लिंक इन फूड चेन, ठीक है। तीसरा, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज में जो फ्रॉग है उनको एज अ फूड भी लिया जाता है, मतलब बहुत सारे उसके जो मस्कुलर लेग्स है, स्पेशली हाइंड लिम्स है ना, उनको खाया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार फटाफट से इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फटाफट से इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगी, है ना, आपको भी सॉल्व करने होंगे, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग्स, है ना। यहाँ पर आपको करेक्ट रूट बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, सेमिनल वेसिकल, नहीं, ये तो नहीं आएगा। टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, बिडर्स कैनाल, यूरेटर, क्लोइका, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड क्लोइका, हाँ ये वाला सही है ना। तो यहाँ पर आपका पूरा करेक्ट सीक्वेंस बताना है किसका, पैसेज ऑफ स्पर्म का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time, select the best option from the following statement। जो आपका फ्रॉग का हार्ट है वो कंटिन्यूसली ग्रो कह रही हूँ, कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, क्यों, क्योंकि उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्रॉग इज अ पोइकिलोथर्मस, दूसरा फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, और डी इज हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, है ना। तो यहाँ पर सी एंड डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, तो डी ऑप्शन तो आपको करेक्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मायोजेनिक इन नेचर क्यों बोला हुआ है, क्योंकि जो आपका हार्ट है वो अपने इंपल्सेस को खुद ही जनरेट कर सकता है, उसको किसी भी न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं है ना। वो अपने इंपल्सेस, वो इंडिपेंडेंटली अपने इंपल्सेस को जनरेट कर सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब आप फ्रॉग के हार्ट को बाहर निकालते हो तो कुछ टाइम तक वो बीट करता है ना। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंपेयर्ड टू दोज ऑफ ह्यूमंस द इरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग आर, मैंने बोला था ना इस पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है विदाउट न्यूक्लियस बट विद द हीमोग्लोबिन वेरी मच स्मॉलर एंड फ्यूअर, तीसरा है न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन, डी इज न्यूक्लिएटेड एंड विदाउट हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जो फ्रॉग का इरिथ्रोसाइट होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है एंड हीमोग्लोबिन भी होता है ना। तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमंस इन पोसेसिंग, पहला है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड। यहाँ पर पूछा है कि फ्रॉग ह्यूमन से कैसे डिफरेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आई थिंक न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स जो आपके फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। Now next is what is the primary respiratory organ used by frogs when they are in water? जब पानी के अंदर होते हैं तो उस टाइम पर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज करते हैं, लंग्स नो, बकल कैविटी नो, गिल्स नो, स्किन यस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, डी वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रॉग्स मॉर्फोलॉजी। पहला हो जाएगा स्मूथ एंड स्लिपरी स्किन, वेब्ड फीट, लॉन्ग टेल एंड प्रोट्रूडिंग आईज। इसमें से नॉट पूछा है कि फ्रॉग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ना। तो यहाँ पर लॉन्ग टेल हमने पहले ही उसमें पढ़ा था कि टेल वेल नहीं प्रेजेंट होती है, टेल भी नहीं प्रेजेंट होती है और नेक भी नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी देती हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी देती हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, वेयर डज डाइजेशन प्राइमरली अकर इन फ्रॉग, स्टमक, माउथ, इंटेस्टाइन और क्लोइका। ये जो क्वेश्चन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ दीज आर डिविजन ऑफ द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग, हेड, ट्रंक, एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, ट्रंक, है ना। तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these structure protect the eyes of the frog in water? nictitating membrane, tympanum, Beddoes canal and cloaca. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फ्रॉग के आईज को प्रोटेक्ट करता है पानी में, है ना? तो ए है ना, इजी क्वेश्चन है, इजी, ए वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, nictitating membrane। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these structure in frog receive sound signals? webbed feet, skin, nictitating membrane and tympanum। तो डी इज द करेक्ट आंसर। टिम्पानम जो है यहाँ पर आउटर ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या रिसीव करेगा, साउंड सिग्नल्स को रिसीव करेगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स डज द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग हैव रिस्पेक्टिवली? तो फोर लिम्ब में कितने थे, 4 थे, और हाइंड लिम्ब में 5 थे, है ना, 4 और 5। तो सी वाला करेक्ट आंसर आएगा, है ना, इजी। नेक्स्ट, which feature distinguish male frog from female frog? The presence of pair of nostril, the size of the hind limb, presence of vocal sacs, number of digits on the forelimb, है ना? तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जो वोकल सैक्स है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, है ना? फीमेल में इतने ज्यादा नहीं होते, मतलब इतना, मतलब समझो एब्सेंट ही होते हैं। ठीक है, नाउ ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मतलब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दो अपने फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का। दूसरा, क्या मेन फंक्शन होता है यूरेटर का, है ना? तो ये इस तरीके से आपसे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है इसको लिख लेना आप अपनी नोटबुक में, और इसका आंसर भी लिखना, ठीक है? क्योंकि देखो आंसर आपको आता हो सकता है, बट अगर आपको लिखना नहीं आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो दिक्कत होगी, है ना? हो सकता है आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको सारी नॉलेज है, बट जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है, एंड प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं किया है, आपने सारी डेफिनेशंस नहीं लिखी है, आपने अच्छे से डायग्राम नहीं बनाया है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूर, है ना, भूलना मत, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ऑलराइट, एनीवेज इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। फाइनली एक और चैप्टर आपका खत्म हो चुका है ना? अब जो पीडीएफ है इस चैप्टर की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैम टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें? देखो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उधर जाइए, वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ भिजवा दूंगी, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ एक और चैप्टर की हमने समाप्ति कर दी है ना? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक और नया चैप्टर पढ़ेंगे, है ना? वैसे शुरुआत क्या है, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एनीवेज, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।